नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। लीजिए प्रस्तुत है लक्ष्मी नारायण लाल जी का लिखा हुआ नाटक सिंदूर की होली। ये एक समस्या नाटक है और इसका प्रकाशन है भारती भंडार पुस्तक प्रकाशन, रामघाट, बनारस सिटी से। प्रथम संस्करण हमारे समक्ष है। मुद्रक कृष्णाराम मेहता, लीडर प्रेस से, प्रयाग से। इसमें जो महत्वपूर्ण अंश है, नाटक हो या कोई भी कृति हो, भूमिका और उससे पहले की जो चीज़ें हैं वहाँ से भी प्रश्न आते हैं, इसीलिए उसको पढ़ना ज़रूरी है। देखिए पाठ्यक्रम लिख रखा है, उसको पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य के अन्य अंगों की भांति नाटक का अंग भी अभी तक कमज़ोर और शिथिल है। हिंदी नाटकों का आरंभ एक प्रकार से बाबू हरिश्चंद्र के समय से ही हुआ। भारतेंदु काल के नाटककारों में लक्ष्मण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन जिनको कहते हैं, आदि हैं। उन सज्जनों ने की धार्मिक, नैतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर इतना ध्यान दिया कि जीवन के दूसरे अंगों को सोचने अथवा प्रकाश डालने का उनको अवसर ही नहीं रहा। उनके नाटकों के विषय में प्राय ऐसे थे जिनकी एक सर्वसाधारण का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक था। इसी ध्येय को रखकर उन्होंने ऐसे नाटकों की रचनाएं की जिनके द्वारा हिंदू जनता को स्वाभाविक और वीरता, धार्मिक आदि के भाव उत्पन्न हो अथवा मद्यपान, मांसाहार, पाखंड, छूत, वेश्यानुराग आदि दोनों की ओर से घृणा जागृत हो। जो कुछ मौलिक कृतियां हैं उस समय से हुई, वे प्राय उपयुक्त ध्येय के साधन अथवा केवल मनोरंजन के निमित्त हुई। इसके अतिरिक्त अनुवादों की भी धूमधाम रही। संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला के नाटकों का अनुवाद किया गया। भारतेंदु के समय से ही आज तक नाटक रचना उपयुक्त ढंग से होती रही। अंग्रेजी नाटकों की छाया यद्यपि उनके समय में ही पड़ने लगी, किंतु धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ गया, यहाँ तक कि शेक्सपियर के नाटकों के आधार पर रचना करना हमारे नाटककारों का आदर्श हो गया। इस प्रवृत्ति को पारसी नाटक कंपनियों और द्विजेंद्र लाल राय की कृतियों ने खूब दृढ़ और वेगवती बनाया। हाँ, कुछ लोग संस्कृत शैली का अनुकरण करते रहे और आवश्यकता अनुसार उनको काट छांट कर उनका प्रसार करते रहे। संस्कृत शैली की संरक्षा वालों में स्वयं बाबू हरिश्चंद्र और आजकल श्री जयशंकर प्रसाद जी प्रमुख हैं। यह तथापि अंग्रेजी शैली को जैसी उन्नति हुई वैसी संस्कृत को नहीं, प्रत्युत उसका ह्रास भी होता रहा। जिस समय भारतेंदु के नेतृत्व में हिंदी साहित्य में नाटक बढ़ने लगे थे और संसार में शेक्सपियर की आराधना होने चली थी, उसी समय यूरोप में शेक्सपियर का युग समाप्त हो रहा था। 1857 में यूरोप के नाटक साहित्य में क्रांति मचाना आरंभ कर दी। 20 वर्ष तक अपने नाटकों द्वारा उसने ऐसा आंदोलन किया और ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर दिया जिसके कारण शेक्सपियर का प्रभाव क्षीण हो गया और इस नए युग का आरंभ हुआ। इब्नत पुरानी परिपाटी को काल्पनिक और मिथ्या विचार सुनने और मनोविकार का कृत्रिम उद्गार समझता है। केवल मनोविनोद के लिए काल्पनिक रचनाएं करना, जिनका जीवन के स्वभाव वास्तविक संबंध नाम मात्र के लिए ही था, उसने व्यर्थ ही नहीं किंतु हानिकारक समझा और उनके मनोरंजन को बहुत ही गौण और प्राकृतिक जीवन की समस्याओं को प्रधान स्थान दिया। इब्सन नाटककार है। इब्सन की धारणा थी कि ये मनुष्य व्यक्तित्व और व्यक्तित्व जीवन का और आचरण के बड़े ही महत्व का विषय है, क्योंकि व्यक्तिक जीवन को सुंदरता पर समाज और सभ्यता की उन्नति अवलंबित है। उसकी दूसरी धारणा यह थी कि सबसे शोचनीय और संहारक प्रवृत्ति वह है जो प्रेम की अवहेलना और तिरस्कार करने वाली या दबाने वाली हो, उसके बराबर कोई दुख नहीं। वह तो साक्षात आत्मघात है, क्योंकि आत्मघात है। व्यक्ति और समाज के पारंपरिक घात और प्रतिघात में इब्सन ने अपनी सारी शक्ति को रक्षा में लगा दी। उन लोगों के द्वंद्वों का चित्रण उसने बड़ी मार्मिक और कुशलता और प्रवीणता के साथ किया। अपने नाटक द्वारा उसने यूरोपीय साहित्य और समाज की निंदा भंग कर दी। नाटक रचना शैली, नाटकों के विषय और आदर्शों का उसने रुख ही बदल दिया। इब्सन के विचारों से प्रेरित होकर यूरोप के अन्य देशों में नए नए नाटककार उठ खड़े हुए। चारों ओर आंदोलन फैल गया। नाटक कला की पुरानी पद्धति, जिस आदर्श कल्पना, चित्रण, बनावट, सजावट और यक्रेन प्रकरण द्वारा केवल मनोरंजन ही था, लोगों के अरुचिकर प्रतीत होने लगी। बनावटी बातचीत, तुकांत वाक्यों की रचना, कृत्रिमता से लोग ऊब उठे। दिनों दिन यह विचार बढ़ने लगा कि
नाटकों का लक्ष्य सामाजिक जीवन और समस्याओं का विवेचन होना चाहिए। अतएव जीवन की वास्तविक समस्याओं पर प्रकाश डालने और सुलझाने के लिए ही नाटक लिखे जाने लगे। उसमें वास्तविकता, यथार्थ और सत्यता की प्रधानता बढ़ने लगी। जिस प्रकार नाटकों का लक्ष्य बदलने लगा, उसी प्रकार नाटक कला में भी परिवर्तन होने लगा। कृत्रिमता, तड़क भड़क, सज धज, चटपटीपन, वागाडंबर को छोड़कर लोग स्वाभाविक सरलता और तत्वानुसंधान की ओर बढ़ने लगे। परिणाम यह हुआ कि नए ढंग की नाटक शालाएं और रंगमंच बढ़ने लगे। यह आंदोलन फ्रांस में वात्सायन में और रूस स्टाइलिश के जोरों के साथ किया। इसी काल में इंग्लैंड में बर्नार्ड शॉ का उत्थान हुआ। उसने भी नर्गिस और जीवन ईश्वरीय का आशय तात्पर्य समझाने का, उनका सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। उसके नाटकों में भी सामयिक समस्याओं का सामूहिक और व्यक्तिगत प्रश्नों पर सहानुभूतिपूर्वक प्रकाश डालने एवं पथ प्रदर्शन का प्रयत्न किया या पाया गया। उसको भी आदि में अनेक कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। उनके नाटकों का अभिनय करने के लिए साधारण नाटक समितियों को, जो व्यापार की दृष्टि से ही नाटक करते थे, तैयार न थी। कुछ नाटकों का अभिनय सरकार द्वारा मना कर दिया गया क्योंकि वे कुरुचिपूर्ण समझे गए। उसके एक पुराने मित्र आर्चन ने तो उसे यह भी समझाने का प्रयत्न किया कि उसे नाटक रचना की शक्ति, क्षमता की योग्यता नहीं है, अतएव अनधिकार चेष्टा का परित्याग करके उसे कोई और काम उठाना चाहिए। किंतु वे एक टेक पर जमे रहे और धीरे धीरे उसका सिक्का इंग्लैंड में ही नहीं किंतु यूरोप और अमेरिका में भी जम गया। यहाँ तक कि उन्होंने 1926 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल गया। उनके नाटकों का शिक्षित समुदाय में बड़ा आदर होने लगा। उनके अभिनय करने के लिए समितियां और नई नाट्यशालाएं खुल गई और नाटकशाला की परिपाटी बदलने लगी। माफ करिएगा। यद्यपि गत यूरोपीय महासमर 1914 से 19 के कारण जनता की रुचि में कुछ परिवर्तन और विकार उत्पन्न हो गया, किंतु इस पर भी इब्सन, बर्डरसन आदि का प्रभाव शिक्षित समुदाय पर वैसा ही जमा रहा। पाश्चात्य देशों की इस प्रवृत्ति का हमारे साहित्य पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। यूरोपीय ढंग की शिक्षा, आवागमन और विचार विनिमय की सुगमता के कारण साहित्य में आदान प्रदान और व्यापकता बहुत बढ़ गई। हिंदी साहित्य के प्रत्येक अंग पर यूरोपीय प्रभाव पड़ रहा है। नाटक और नाट्यशाला में उससे बची नहीं है रह सकतो। नवीन शिक्षा की दीक्षा के कारण शिक्षित समुदाय में सतर्क, मननशील हो रहा है, बुद्धित्व का प्रधान होता जा रहा है। अतएव इन नाटकों का, जिनमें बुद्धित्व और नैसर्गिकता, स्वतंत्रता आदि गुणों का समावेश है, उत्तरोत्तर ग्राह्य और आदरणीय होना असंभावी है। कपोल और कल्पना, कृत्रिमता, आडंबर, पाखंड और खोखले आदर्शवाद से आधुनिक शिक्षित समुदाय के मानसिक, आध्यात्मिक और नैसर्गिक तृष्णा की शांति कदापि नहीं हो सकती, चाहे वे कितने ही सुंदर और मनोरंजक क्यों न हो। प्राकृतिक जीवन का मानसिक प्रकाश में अनुसंधान करना और जीवन को तदनुसार नियंत्रित करना ही इस युग का ध्येय हो रहा है। रूढ़ियों की जंजीर को चाहे वे लोग की हो या सोने की, चाहे उन पर धर्म, समय, समाज और अतीत सभ्यता की छाप क्यों न पड़ी हो, तोड़ना और साहित्य एवं समाज की स्वतंत्रता और नैसर्गिकता की नींव पर रचना करना ही आधुनिक शिक्षित प्रयास का लक्ष्य है। प्राकृतिक, नैसर्गिक, स्वतंत्र और अप्रतिबद्ध जीवन की प्राप्ति ही नवीन युग का आदर्श है। यह आदर्श कल्पना नहीं है, इसमें प्रकृति को, तथ्यात्म सभ्यता और मानुषिक जीवन की वास्तविक अनुभूति का आधार कोश संचित है। अतएव इसका भविष्य आशामय और मंगलमय प्रतीत होता है। संभव है कुछ लोग इस मत को स्वीकार न करें, उसको भयावह और नाशक समझे, उन्हें इसमें अनियंत्रित स्वतंत्रता का तारंगवन नेत्र दिखाई पड़े, किंतु संसार चक्र की गति और इसी ओर है, अनियमितता की ओर संसार को ले जा रहा है। बुद्धि उसका समर्थन कर रही है और प्रकृति उसको उत्तेजना दे रही है। भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा, इसको कौन कह सकता है, किंतु अभी तो इसका मार्ग प्रशस्त और उज्जवल दिखाई दे रहा है।
अब यहाँ से इस नाटक के संदर्भ में बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। प्रस्तुत नाटक के रचयिता श्री लक्ष्मीनारायण लाल जी भी इब्सन, वर्डन आदि के प्रमुख नाटककारों के विचारों और भावनाओं से प्रेरित होकर हिंदी नाट्य साहित्य में नवीन धारा का प्रचार करने की चेष्टा कर रहे हैं। अपने पूर्व प्रकाशित नाटक मुक्ति का रहस्य की भूमिका में उन्होंने अपने विचार और जोरदार शब्दों में स्पष्ट कर दिए हैं। आप कहते हैं कि बुद्धिवाद किसी तरह का हो, किसी कोटि का हो, समाज या साहित्य को हानि नहीं कर सकता। हिंदू के समालोचकों को लक्ष्य करके आप लिखते हैं कि इन दिनों हमारे समालोचक साहित्य या कला के भीतर सबसे पहले यह लोग खोजने लगते हैं कि इन चीज़ों में लोकहित का उपदेश और सदाचार की व्याख्या कहाँ और किस रूप में हुई है, किंतु इन बातों से कला का संबंध, कलाकार इस तरह का उपदेश सक तो नहीं। वह जो कुछ भी कहना चाहता है उसके निजी प्रयोग की बातें होती है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन बातों का सवाल तो यहाँ नहीं उठता। यहाँ तो जो है कला अत्यंत अनुभूति है, जिसके एक एक नज़र में कल्याण की दुनिया बसती चलती है। इसलिए जिंदगी की कोई संकीर्णता, परिपाटी, धर्म या सदाचार की कोई निश्चित कसौटी, साहित्य और कला की कोई प्रभावी शालीन व्याख्या आंख मूंद कर स्वीकार कर लेना यही नहीं कि व्यक्तिगत विकास में बाधा डालेगी, एक प्रकार से घातक भी होगी। ततेव ये बातें ठीक है, किंतु इनका व्यवहारिक बनाने में अनेक उलझनें और कठिनाइयां हैं। युवक मिश्र जो भी उनको अनुभव करते हैं, जैसा कि उनकी उपयुक्त भूमिका में प्रतीत होता है, इन समस्याओं का हल करना सरल काम नहीं है। अतएव कोई आश्चर्य नहीं है कि ये भविष्य के निहार से आक्रांत हैं। मिश्र जी के नाटकों में न तो अनेक पात्र हैं और न गाने या कविता की सामग्री और नए आवश्यक उद्देश्यों का परिवर्तन। उनके नाटकों का पट विस्तार भी इतना नहीं है। उन पे विभिन्न देश काल व्यवस्थाओं और घटनाओं की विभ्रममयी भारतीय हो, आधुनिक यूरोपीय शैली के अनुकूलन उनमें गिने चुने आवश्यक पात्र हैं और व्यापार की सुसंगत और सुनियंत्रित है। आपके कुछ शुरू के नाटकों में कहीं कुछ आवश्यक बातें और विस्तार का दोष आ गया है, किंतु वह धीरे धीरे दूर हो चुका है। उपयुक्त विशेषताएं प्रस्तुत नाटक सिंदूर की होली में भी है। इसमें रंगमंच की रचना और उसमें संचालन के संबंध में भी सुगमता और पहले से अधिक ध्यान दिया गया है। नाटक का समय थोड़ा है, घटना स्थल भी एक ही, केवल थोड़ा सा हेर फेर है। उनके पात्र भी एक हैं, थोड़ा सा हेर फेर है। इसके अनेक पात्र भी 5 या 6 हैं, इसके पात्र 5 या 6 हैं, मतलब प्रत्येक पात्र का अपना अपना व्यक्तित्व है, प्रत्येक का विकास अपने अपने ढंग का है, प्रत्येक की भावना और उसके व्यक्तित्व का चित्रण सहानुभूतिपूर्वक किया गया है। यहाँ तक कि मुरारी लाल का भी चित्रण सहानुभूति शून्य नहीं है। मनोरमा और चंद्रकला दोनों शिक्षित स्त्रियां हैं। उनके कोमलता, सहिष्णुता और आदर्श का प्रस्तुत का अद्भुत सम्मिश्रण है। दोनों में अनुराग और त्याग का चमत्कार है। चंद्रकला ने प्रेम का जो आदर्श रखा है वह पौराणिक चित्रों से कम नहीं है। मनोरमा ने दूसरा आदर्श खड़ा करने का प्रयत्न किया, किंतु मनोज शंकर ऐसी से विक्षिप्त दशा में था कि वह उससे सहयोग न कर सका। दोनों चित्रों का सूक्ष्म भेद नाटक रचना ने चंद्रकला के द्वारा कहलवा दिया। तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक फिर मानसिक हुई, फिर मजबूरी प्रारंभ से मानसिक हो गई। दूसरे अंक में मनोरमा और मनोज शंकर का और तीसरे अंक में चंद्रकला और मनोज शंकर का वार्तालाप ओज और विचारपूर्वक है। मिश्र जी का यह प्रयत्न सर्वथा सराहनीय है। उनका यह प्रस्तुत नाटक कलागत और प्रौढ़ता और विवेक का द्योतक है। संभव है विशेष छानबीन करने पर किंचित दोष भी देख पड़े, लेकिन इसके लिए तो एको ही 200 गुणा समोपति निमिन जीवोतो किरणों निविष्कांक, और इसलिए इनकी रचना आदरणीय है। नाटक साहित्य में वह गुण परिवर्तन करना चाहते हैं, अतएव हम उनका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि हिंदी संसार भी उनकी कृतियों का आदर करेगा, उनके उत्साह को बढ़ाकर उनको अपने आदर्श की प्राप्ति में और साहित्य की श्रीवृद्धि में सहायता देगा। ठीक है, ये रामनरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है, सॉरी रामप्रसाद त्रिपाठी है, माफ करिएगा, रामप्रसाद त्रिपाठी DSC विश्वविद्यालय है, प्रयाग विश्वविद्यालय से है।
डीएससी इनकी डिग्री है। यहाँ जो डेट लिखी हुई है 20 अप्रैल 1934 है। आपको कन्फ्यूजन में नहीं आना है, ये देवनागरी के ही अक्षर हैं। पहले टंकण के संबंध में कुछ इस प्रकार के अक्षर भी होते थे। तो ये 19 है और ये 34 है। प्रयाग विश्वविद्यालय 20 अप्रैल 1934। देखिए पात्र परिचय। पात्र आप देख लीजिए एक बार। रजनीकांत, मनोरंजन, मुरारीलाल, माहिर अली, भगवंत सिंह, हरचंदन, चंद्रकला, मनोरमा, डॉक्टर और कुछ जन। ठीक है। चित्र है जबकि ये नाटक की उन्होंने रचना की थी। कितने युवा थे उस समय। सिंदूर की होली। अब नाटक यहाँ से शुरू हो गया मान लीजिए आप। शुरू करते हैं। इस वीडियो में लगभग हम इतना ही जानेंगे। अगली वीडियो से इसको शुरू करेंगे। इसको हम नाम दे सकते हैं भूमिका और नाटक का परिचय। ठीक है। और इसी में से प्रश्न आएंगे। इसको आप अवश्य देखिएगा। स्पीड ज़्यादा लग रही है तो थोड़ा कम करके देखिएगा। ठीक है। आगे हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में नाटक सिंदूर की होली।